नमस्कार साथियों, ओनली जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र नागरिक शास्त्र एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लिए। तो इसकी 8 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज नवीं क्लास है। नवीं क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। किसने कहा किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सीले। यदि अति सम्मानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति सम्मानता की भावना से भी भय नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। गैटल का कथन है, क्योंकि लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है अतः इसे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। जेस मिल ने कहा कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। लावेल का कथन है, अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। सूची एक को सूची एक के समूह का मिलान सूची दो से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए इसका सही मिलान देखते हैं। सुरक्षात्मक लोकतंत्र रॉबर्ट डहेल से संबंधित है। पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन से संबंधित है। बहुल लोकतंत्र अरस्तु से संबंधित है और शास्त्रीय लोकतंत्र जॉन लॉक से संबंधित है। अगला प्रश्न है 40। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू से प्रतिपादित किया गया? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंगों में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अभाव में नागरिकों की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी और निरंकुश शासन की स्थापना होगी, जो कि मानव विकास के लिए घातक होगी। ये शक्तियां हैं विधि का निर्माण करने की विधायी, विधि के कार्यान्वयन की कार्यपालिका संबंधी तथा न्याय करने की न्यायपालिका संबंधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जनता में। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन पद्धति जिसमें जनता के हाथों में अंतिम व निर्णायक शक्ति होती है। वह प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गार्नर के अनुसार लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें क्रमशः राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं नैतिक व उच्च चरित्र है। मिल के अनुसार लोकतंत्र की 3 मुख्य आवश्यकताएं क्रमशः उत्साह की आवश्यकता, संरक्षण की तत्परता एवं कर्तव्य निर्वहन की भावना है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। लोकतंत्र के आवश्यक अभिलक्षण में न्यायपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह होना शामिल नहीं है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सरकार के
तीन अंगों के बीच संवैधानिक रूप से शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। प्रायः न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका से स्वतंत्र होती है। इसके अतिरिक्त प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र के आवश्यक अभिलक्षण है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र में। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र में होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक सत्ता प्राप्त होती है। सभी व्यक्तियों को मताधिकार राजनीतिक समानता का सूचक है तथा कानून के समक्ष सबकी समानता भी लोकतंत्र का मूल्य है। वर्तमान समय में लोकतंत्र राजनीतिक समानता से आगे बढ़कर आर्थिक एवं सामाजिक समानता की ओर अग्रसर है। प्रश्न नंबर 44 है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में देश का प्रशासन सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। ये राजनीतिक प्रतिनिधि देश की जनता के लिए नियम एवं कानून का निर्माण करते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने हेतु चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। अतः एक उदार राजनीतिक प्रणाली में व्यक्ति का राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल, विधायिका, संसद व संविधान सभा द्वारा सुनिश्चित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है कि, इसका सही जवाब बनेगा ए है, सभी व्यक्तियों के मतों का समान मानता है। वर्तमान उदार लोकतंत्र का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि वह सभी व्यक्तियों के मतों को समान मानता है। उपयोगितावादी चिंतक बेंथम ने एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अतिरिक्त उदार लोकतंत्र की विशेषताओं को एलेन वाल ने निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में बताया है। एक से अधिक राजनीतिक दल तथा उनके माध्यम प्रतिस्पर्धा, उचित प्रक्रिया के आधार पर राजनीतिक पदों पर समान दावा, खुली राजनीतिक भर्ती, दबाव तथा स्वैच्छिक समूह की उपस्थिति, नागरिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस व मीडिया। प्रश्न नंबर 46 है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र। भाषण की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण है, लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक एवं नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार एवं शासन आलोचना करने का अधिकार अंतर्निहित है तथा नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल व अन्य संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास, आगमन, व्यापार, व्यवसाय, सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, द्विदलीय। द्विदलीय दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त होती है। द्विदलीय पद्धति केंद्रीकृत होती है तथा इसमें कुछ श्रेष्ठ जनों को आगे बढ़ने के स्थान पर व्यक्तिगत गुण अधिक मायने रखते हैं। प्रायः देखा जाता है कि इस दल पद्धति में पार्टियां चुनाव के समय ही सक्रिय होती हैं तथा एक बार सरकार का गठन हो जाने के बाद वह अपना कार्यकाल पूरा कर लेती हैं तथा स्थायित्व बना रहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि लोकतंत्र शासन प्रणालियों
में स्थायित्व का कारण द्विदल पद्धति है। प्रश्न नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों से प्रचलित व्यवस्था है जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारण का कार्य करती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखती है। प्रत्येक लोकतंत्र के उपकरणों में जनमत संग्रह, प्रत्याहार, आरंभन, लोकसभाएं आदि हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता को अपने शासकों को वापस बुलाने का अधिकार तथा विधि निर्माण पर अपनी राय देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह। दबाव समूह प्रायः प्रतिनिध्यात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता होते हैं। दबाव समूह एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। जिन इसके अतिरिक्त जनमत संग्रह, उपग्रह, प्रत्याहार, उपक्रम प्रत्याहार, आरंभन, लोकसभाएं आदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में पाई जाने वाली शासन प्रणाली है। प्राचीन काल में एक ग्रीक नगर राज्यों में पाई जाती थी। फ्रांस जाना जाता है, इसका सही जवाब बनेगा बहुदलीय व्यवस्था के लिए। किसी राज्य में दो से अधिक दलों का अस्तित्व बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इस व्यवस्था में सत्ता का परिवर्तन दो से अधिक दलों के माध्यम से रहता है। संभावना गठबंधन सरकार की अधिक रहती है। फ्रांस बहुदलीय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। चौथे गणराज्य के अंतर्गत फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था के कारण लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा। प्रश्न नंबर 51 है, लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह। लोकतंत्र में दबाव समूह का वर्णन हितों को मुखरित करने वाले अभिकरण के रूप में किया जाता है। समूह सदा सुनिश्चित या स्पष्ट हितों पर आधारित होता है। हित वेतन व भत्तों की वृद्धि करने, कृषि वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाने, किसी विशेष भाषा या संस्कृति के संरक्षण करने जैसा कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में किस एक को आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? तो उसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव समूह। आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य सरकार दबाव समूह को कहा जाता है। डी मैकिन दबाव समूह को अदृश्य सरकार कहता है। दबाव समूह एक प्रकार के अनौपचारिक संगठन है जो अपने हितों की पूर्ति हेतु राजनीति को प्रभावित करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आमंड कोकबी सेकन हेवोल्ड दबाव समूह के स्थान पर हित समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। एलन वाल दबाव समूह को प्रभाव गुट की संज्ञा देते हैं। फाइनर दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य, अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा देता है तथा दबाव समूह को तृतीय सदन भी कहा जाता है। सैलन रिचर्ड लेम्बर्ट दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहता है। एलन पॉटर दबाव समूह को संगठित समूह की संज्ञा देता है। इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं।
गुप्त रूप से जनता की सेवा करना राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य लोकमत का निर्माण करना, चुनावों का संचालन करना, सरकार का निर्माण करना, राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, जनता व शासन के मध्य संबंध स्थापित करना, शासन सत्ता को मर्यादित करना तथा सरकार के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करना आदि है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रोफेसर मेरियम के अनुसार राजनीतिक दलों का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना है। ह्यूबर के अनुसार प्रजातंत्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल की भांति है। जोसेफ लापालोम्बारा ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स विद इन नेशन में राजनीतिक दलों के कार्य क्रमशः नेताओं की भर्ती और सामाजिकरण, राजनीतिक पहचान व मतों को संरचनात्मक रूप देना, सरकार बनाना तथा संगठन सौदेबाजी व एकीकरण करना बताया है। रॉबर्ट सी बोन ने राजनीतिक दलों के कार्य में संगठन, मांगों के व्यवस्थित संशोधन, सत्ता का वैधीकरण, नीति का निर्धारण, शासन, उत्तरदायित्व और आधुनिकीकरण के कार्यों को प्रमुख माना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं, सही है। राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, सही है। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सही है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है, सही है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त सभी सत्य। प्रश्न नंबर 55 है, औपचारिक प्रशिक्षण को निम्न वर्गों में से किससे विभाजित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अवनीकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण। औपचारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, अवनीकरण प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण आज सभी आते हैं। किसी भी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था में नियुक्ति होने के बाद प्रशिक्षण ट्रेनिंग के नियतकालीन चरणों से गुजरना पड़ता है। यह प्रशिक्षण भर्ती के आरंभिक चरण से शुरू होकर सेवा काल के दौरान चलता है। जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। 56 जनमत निर्माण के साधन हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, का खाग प्रेस, राजनीतिक दल और दूरदर्शन। इसमें शेयर बाजार नहीं है। जनमत या लोकमत पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करने वाले साधनों में पारिवारिक, धार्मिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं, संप्रेषण संचार के साधन, प्रेस व दूरदर्शन, राजनीतिक दल व दबाव समूह, व्यवस्थापिकाएं सभाएं, सार्वजनिक मंच आदि हैं। लावेल के अनुसार जनमत या लोकमत विवेक और निस्वार्थ भावना के ऊपर आधारित वह विचार है जिसका लक्ष्य जाति अथवा वर्ग विशेष का हित न होकर संपूर्ण समाज का हित होता है। प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में किस देश में संवैधानिक प्रजातंत्र है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र ब्रिटिश संसद में दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स तथा हाउस ऑफ लॉर्ड। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड स्थायी और उच्च सदन है जिसके सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राजा करता है। इस सदन के 90% सदस्य वंशानुगत होते हैं। राजा औपचारिक प्रधान होता है तथा वास्तविक शक्ति क्राउन में निहित होती है।
जो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र हुए भी संसद सर्वोच्च है। भारत में संसदीय ब्रिटेन भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही ली गई है, लेकिन भारत में संवैधानिक गणतंत्र है, अर्थात भारत में औपचारिक प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। प्रश्न नंबर 58, किस देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष तरीके से शासक का चुनाव करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में उपक्रम, प्रत्याहार, परिप्रेक्ष्य आदि विधियां अपनाई जाती हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में हर नसा ने कहा है हर नासा ने कहा है कि इस शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे देशों में ही संभव हो सकती है। प्रश्न नंबर 59 है, स्पष्ट लोकतंत्र की मर्जी यह पाई जाती है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। निम्न में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, आरंभक। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। जनमत संग्रह, रेफरेंडम पहले आरंभक, प्लेबिसाइट अंतिम जनमत संग्रह और वापस बुलाना रिकॉलिंग प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो आइए इसका मिलान देखते हैं। भारत में जनतंत्र है। भारतीय संविधान को लागू होने के बाद से भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। नेपाल में वर्ष 1990 तक राजतंत्र था। 1990 के बाद संवैधानिक राजतंत्र कायम रहा। वर्ष 2008 से नेपाल आधिकारिक रूप से संघीय लोकतंत्र गणतंत्र नेपाल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में नेपाल संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण कर रहा है। सोवियत संघ, जिसका आधिकारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था, बाद में सर्वाधिकारवादी शासन पद्धति प्रचलित थी। ईरान वर्ष 1979 में ईरान का इस्लामिक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में एक सत्य नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा सी, यह योजनाओं एवं नीतियों का सही चुनाव नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, इसकी व्याख्या देखते हैं फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्णय लेना वास्तव में समस्याओं या विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है। इसमें सर्वप्रथम विकल्पों का चयन किया जाता है, फिर विकल्पों का विश्लेषण व मूल्यांकन करके उनमें से सर्वोत्तम विकल्प चुना जाता है। इसमें निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता होती है। योजनाओं व नीतियों का सही चुनाव करना भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, टैरी के अनुसार दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुन लेना ही निर्णय देना है। हर्बर्ट साइमन ने अपनी प्रसिद्ध कृति एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में निर्णय लेने संबंधी विचार दिए हैं।
साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्ताओं का परिणाम होता है। हर्बर्ट साइमन को लोक प्रशासन के क्षेत्र में निर्णय निर्माण संबंधी अपने इस योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारी का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती। इस पद्धति को कहते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्याहार। प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी की व्यवस्था स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्रमशः जनमत संग्रह, प्रत्यान, परिप्रेक्ष्य एवं उपक्रम है। इनमें यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि या अधिकारियों का व्यवहार असंतोषजनक नहीं लगता तो नागरिक उन्हें अपने पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्यान रिकॉल कहलाती है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड में किसी भी कानून के निर्माण के लिए जनमत संग्रह की मदद ली जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, यह किसने कहा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गार्नर। उपरोक्त कथन गार्नर का है। गार्नर दो सदनीय व्यवस्थापिका का समर्थन करते हैं। इससे प्रथम सदन की मानी पर रोक लगती है तथा साथ साथ अविचारपूर्ण कानून के निर्माण पर भी रोक लगती है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा तथा कानून के अत्याचार से सुरक्षा प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में गार्नर ने कहा कि द्विसदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। वलंटसली ने कहा कि दो आंखों की अपेक्षा चार आंखें ज्यादा अच्छा देखती हैं, विशेषतः जब किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक हो। लॉर्ड एक्टन ने तो दूसरे सदनों को स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, राजनीति में बहुलवादी क्रांति आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के पुनर्गठन की मूल समस्या को रेखांकित करती है। और कारण है, सत्ता का केंद्रीय क्रमशः में वृद्धि करता है। तो आइए देखते हैं इनमें कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक की व्याख्या आर नहीं करता है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। अगला चैप्टर है वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। ये कथन किसका है? तो इस कथन मैक्सी का। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सी। प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति की साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर मैक्सी ने कहा कि यदि वे आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। अगला प्रश्न है मार्क्सवाद के अनुसार, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य एवं वर्ग संरचना है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। मार्क्स राज्य को एक वर्ग संरचना मानता है। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पूंजीपति वर्ग का है, अतः राज्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग यह वर्ग अपने हितों को पूरा करने के लिए करता है। इसी तथ्य के आधार पर मार्क्स ने राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहकर पुकारता है। मार्क्स के राज्य और क्रांति के सिद्धांत मुख्यतः प्रभावित हैं। इसका सही जवाब बनेगा फ्रांस की क्रांति से। मार्क्स का राज्य और क्रांति का सिद्धांत 1848 से 1851 के बीच संपन्न फ्रांस की क्रांतिकारी घटनाओं से प्रभावित है।
यह उक्ति कि राज्य आर्थिक आधार पर एक राजनीतिक सर्वोच्च संरचना है संबंधित है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत से। आधार और अविसंरचना अविरचना के सिद्धांत के आधार पर मार्क्सवादी राज्य को पूंजीपति आधार पर खड़ा किया गया परि ढांचा मानते हैं। यह सर्वोच्च राजनीतिक संरचना है, इसके माध्यम से पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था, तो इसका सही जवाब बनेगा 1948 ईस्वी। सितंबर 1948 यूनेस्को भवन में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में बहुत बड़ी संख्या में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ ने भाग लिए एवं उनके द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया गया। राजनीतिक विज्ञान विषय में राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, जनमत, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं आदि बिंदुओं को समाहित किया गया। निम्न में किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मैजनी ने। इटली के महान देशभक्त और राजनेता मैजनी ने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की थी। भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना मैजनी के यूथ इटली नामक संगठन की प्रेरणा से की गई थी। मैजनी का उद्देश्य एक ताकतवर देश के रूप में इटली को स्थापित करना था। प्रश्न नंबर 7 है, किसका मानना था कि राज्य सदैव एक ही दमनकारी संस्था है, तो इसका सही जवाब बनेगा मार्क्स। राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार था कि सदैव ही दमनकारी संस्था है। यह सदैव एक ही दमनकारी संस्था है क्योंकि इसके द्वारा ही शोषक वर्ग पूंजीपति शोषित वर्ग मजदूर का शोषण करता है। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपीट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन का समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि सभी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को प्रदान कर दी जाएं तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता असुरक्षित हो जाएगी। अतः शासन के 3 अंगों को दूसरे से स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होना आवश्यक है। मार्क्स के अनुसार राज्य के संगठन का आसन्न कारण क्या था, तो इसका सही जवाब बनेगा असमाधेय वर्ग संघर्ष। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय स्थिति है। एंजल्स ने अपनी प्रशंसनीय पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा है कि समाज के विकास के निश्चित चरण की उपज है। यह इस बात की स्वीकृति है कि समाज ऐसे वर्ग अंतर्विरोध संघर्षों का शिकार है जिसका कोई हल नहीं है। ये वर्ग संघर्ष समाज और वर्गों को भस्म न कर दें, इसलिए प्रकट रूप में राज्य की आवश्यकता हुई जो इस संघर्ष पर नियंत्रण कर सके और व्यवस्था के अंतर्गत सीमित रख सके। इस संदर्भ में लेनिन का भी यह निष्कर्ष है कि राज्य वर्ग संघर्षों की जिनमें कोई समझौता संभव नहीं है उपज और अभिव्यक्ति है। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। राज्य वर्गीय विरोधाभास की असमाधानीयता का परिणाम एवं प्रकटीकरण है। एक किसका विचार है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स। अगला प्रश्न है निम्न में किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मार्क्स, एंगल्स और लेनिन। राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन मार्क्स, एंगल व लेनिन ने किया था। राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। यह विचार किसके द्वारा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवादियों से। मार्क्सवादियों ने राज्य को शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति कहा है। अपनी इस समिति का उपयोग कर अल्पसंख्यक पूंजीपति वर्ग बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ग। मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। मार्क्स के अनुसार समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार धनवान एवं निर्धन वर्गों के बीच संघर्ष आदिम काल से ही हो रहा है, जो तब तक जारी रहेगा जब तक कि स्वयं कामगार वर्ग समाज की बागडोर नहीं संभाल लेता। निम्नलिखित कथन किसने कहा है अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा? तो ये सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार उनके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति क्रिएटिव ऑफ द गोथा प्रोग्राम में अपने पूर्व समाजवाद विचारकों की आलोचना करते हुए कल्पनावादी माना। मार्क्स का कहना था कि उन्होंने सुंदर गुलाबों की कल्पना तो की, पर उनके लिए जमीन नहीं तैयार की है। प्रश्न नंबर 17 है मार्क्स किस देश का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर शहर में हुआ था। मार्क्स ने अपने जीवन का अधिकांश समय फ्रांस और ब्रिटेन में बिताया। मार्क्स ने काल्पनिक समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद में रूपांतरित किया। मार्क्स की शिक्षा वान और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई, जहां वह डब्ल्यू.एफ. हेगल के चिंतन से बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उसने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को लेते हुए तथा फायरबाख से भौतिकवाद को लेते हुए अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का निरूपण किया। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शक्तियों का। मार्क्स के अनुसार भौतिक शक्तियां इतिहास के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। इतिहास का प्रत्येक क्षण उत्पादन की भौतिक शक्तियों के स्वामित्व और उससे निर्मित संबंधों के पारस्परिक संग्रहों का लेखा जोखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।